ऑलराइट, तो हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड और इस एपिसोड में होने वाला है बवाल। बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। इंटरनेट पर हर दूसरा या तीसरा 20-21 साल का लड़का क्लेम करते हुए नजर आ रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, लाखों कमा लिए। कितना सच है इस बात में? और क्या बिटकॉइन हैक हो सकता है? और आप इससे कितना पैसा बना सकते हो? और बना भी सकते हो तो बनाते कैसे हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट? और क्या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ ऑप्शन है? तो सवाल है बहुत सारे और वक्त है बहुत कम, तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब लेयर बाय लेयर इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड में। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है बिटकॉइन, क्यों है बिटकॉइन, और इससे तुम्हारा, मेरा और हम सब का क्या फायदा है? तो कहानी शुरू होती है 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जस्ट बाद। एक अनोनिमस बंदा जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, बाय द वे असली नाम नहीं है, वो एक व्हाइट पेपर रिलीज कर देता है। अब व्हाइट पेपर क्या होता है इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, पर मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा। मोटा मोटी एक ऐसा रिसर्च पेपर होता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स और उसकी एप्लीकेशंस लिखी होती है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में काफी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बाकी कॉलेजेस के बच्चे बनाते हैं। उस व्हाइट पेपर में सतोशी नाकामोटो ने अपने इंटेंशंस साफ जाहिर कर दिए थे। पहली लाइन में ही लिखा है, अ वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश दैट वुड अलाउ पेमेंट्स टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? यानी एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो आप आपस में एक दूसरे को भेज सकते हो, दे सकते हो, जैसे कि अपन पेपर नोट्स देते हैं, बिना किसी बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में आए। सीधे भाषा में बोलूं तो ये व्हाइट पेपर एक मिडल फिंगर है दुनिया के सारे गवर्नर्स के लिए। आपने अपने देश के नोट पर देखा होगा लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। अगर उस कागज के नोट में से वो साइन हटा दिए जाएं तो वो नोट कागज का बेकार है, यूजलेस है, कचरे के समान है। बिटकॉइन इसी फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि आरबीआई की फटी रहती है, वो हर समय कोर्ट पहुंच जाता है या कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देता रहता है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ये वो। सही बात है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वाकई में उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पर कितनी अजीब बात नहीं लगती आपको कि पूरी दुनिया में 2008 का एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और हमें पहली बार पता चला कि हमारा जो अभी का फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना चुदा हुआ है और कैसे बैंक्स हमारे पैसे और हमारे इन्वेस्टमेंट्स का वाकई में मजाक बना के रख देते हैं। अगर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में आपको नहीं मालूम तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था और इस एपिसोड में भी बता देता हूं कि आप जाके प्लीज एक मूवी देखो, द बिग शॉर्ट, उसमें आपको लगभग पूरा समझ आ जाएगा। तो हाँ, तुरंत उस क्राइसिस के बाद एक बंदा कुछ ही महीनों में एक इतना रेवोल्यूशनरी और फ्यूचरिस्टिक सा टेक्नोलॉजी सिस्टम लाके रख देता है ब्लॉकचेन पर, जिसका नाम है बिटकॉइन, जो ताकत रखता है हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की और चैलेंज करने की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी किसी बंदे ने रिलीज करी और उसने अपना नाम तक नहीं बताया, और एक जो दुनिया को क्राइसिस हुआ है उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ बना के इंटरनेट पर दे दिया और उसे आप डिलीट भी नहीं कर सकते? क्या ये सब प्लान्ड था या एक महज कोइंसिडेंस? तो देखो, मैं आज तुम्हारे को ना एक बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूं। बिटकॉइन इस दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी 1990 में बनी थी। अभी तुमको लगेगा क्या बकवास बात कर रहा हूं मैं, पर यह सच है। बिटकॉइन इस दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इस दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम था ई कैश, जो कि एक कंपनी डिजी कैश ने 1990 में बनाई थी। और इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1983 में ही आ चुका था, जब डेविड शॉम, एक क्रिप्टोग्राफर थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था, ब्लाइंड सिग्नेचर्स फॉर अनट्रेसेबल पेमेंट्स। इस पेपर के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका इंटेंशन क्या था। तो फिर ये चीज 1983 और 1990s में क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इन लोगों ने एक गलती कर दी थी। गलती इन्होंने ये की कि व्हाइट पेपर के नीचे इन्होंने अपना नाम लिखा, और जिस कंपनी ने ये ई कैश लॉन्च किया था, गवर्नमेंट को पता था कि ये कौन सी कंपनी है। और उस वक्त भी जैसे आरबीआई अभी डरा हुआ है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ आ गया था कि अगर ये टेक्नोलॉजी चल गई या लोगों के हाथों में आ गई तो ये बैंक्स वगैरह का जो गेम लगा रखा है सबने, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने धमकियां दे देकर ये प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए, और क्रिप्टिक पेमेंट्स जैसे जितने भी सिलिकॉन वैली में प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो सब बंद करवा दिए गए।
इसलिए 1990 से लेकर 2008 तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब 20 साल बाद पूरी दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस हुआ और उस टाइम पे बैंक और हमारे करंट फाइनेंशियल सिस्टम ने जब हगा, तो लोगों को मालूम पड़ना चालू हुआ कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली में कितना चूतिया है। और उसी वक्त एक ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंटरनेट पर लॉन्च किया ब्लॉकचेन पर, जिसका नाम था बिटकॉइन। क्योंकि इस वक्त मौका भी सही था और इन लोगों ने एक चीज बड़ी सही की, अपना नाम नहीं बताया। इसलिए आज भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई भी पावरफुल ऑफिशियल्स ये नहीं जानते कि बिटकॉइन किसने बनाया है, इसलिए वो उसको पकड़कर इसे शटडाउन नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन चलो मान लिया कि इन लोगों ने अपना नाम नहीं बताया, पर फिर बिटकॉइन ऐसी भी क्या टेक्नोलॉजी है कि दुनिया की सारी पावरफुल गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर भी इसको डिस्ट्रॉय या बंद नहीं करवा पा रही है। और इस बिटकॉइन का ये वर्ड ब्लॉकचेन से क्या लेना देना है? और आपने बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के साथ एक और वर्ड सुना होगा जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वेब 3.0। ये भी क्या है? तो देखो, बिटकॉइन की ये जो करामात है ना कि आप उसे इंटरनेट से हटा नहीं सकते, ना डिलीट कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, बस यही चीज एक छोटी सी झलक है आने वाले वेब 3.0 की। वो क्यों डिलीट नहीं हो सकता, हम इस पर अभी जल्द ही आते हैं। पहले वेब 3.0। वेब 3.0 कुछ सालों में आने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी, डेटा, कंटेंट या कोई भी चीज जो आप उस पर डाल रहे हो, उसके आप पूरे हकदार हो और उसमें आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम, आप, मैं इस वक्त यूज कर रहे हैं वेब 2.0। अगर आप ये वीडियो YouTube पे बैठकर देख रहे हो तो ये वेब 2.0 है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब यूज करते हो, ये भी सब वेब 2.0 ही है। क्योंकि इस इंटरनेट पर आप अपनी आइडेंटिटी, प्राइवेसी, डेटा, इन सब में से किसी भी चीज के हकदार नहीं हो। ये सब प्राइवेट सेंट्रलाइज्ड कंपनीज ओन करती है। और इस इंटरनेट पर सेंसरशिप भी है, यानी अगर आप कोई कंटेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे डालते हो जो आपके हिसाब से सही है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स को अगर वो कंटेंट पसंद नहीं आया तो वो उसे हटा भी सकते हैं। वेब 3.0 में यही चीज अलग है। ब्लॉकचेन की मदद से ये नोड्स पर बना होता है। अब नोड्स और ब्लॉकचेन क्या होते हैं तो वो भी मैं तुमको एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिंपली समझा देता हूँ। ब्लॉकचेन एक खाता बुक की तरह होती है। खाता बुक माने वो जैसे तुम दुकान पे देखते हो, बंदा एक खाता और बुक कैसे अपना डेटा स्टोर कर रहा होता है, क्या हुआ, क्या हिसाब, क्या सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक डायरी में स्टोर होती है। ठीक उसी तरीके से ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और उनको एक चेन से जोड़ दिया जाता है तो बन जाते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मान लो एक जैसे कि एक यूनिट या एक डायरी है जिसमें आपका ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ऐसे बहुत सारे डायरीज है जिनमें बहुत सारी पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और उनको एक सीधी चेन, एक लाइन से जोड़ दिया जाता है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ पे अगर इन सारी डेटा बुक्स को इंटरनेट से जब जोड़ दिया जाता है तो वो ब्लॉकचेन बन जाती है। यानी एक खाता बुक अब इंटरनेट पे है और बहुत सारी खाता बुक जोड़ दी गई है जिसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो वो ब्लॉकचेन बन गई है, ब्लॉक्स की चेन। अब जो पहली बार ब्लॉकचेन आई थी वो बड़ी सिंपल सी थी। एक ब्लॉक है, उसमें डेटा स्टोर्ड है, एक और ब्लॉक है, उसमें डेटा स्टोर्ड है, एक और ब्लॉक है, उसमें डेटा स्टोर्ड है, उनको सीधी लाइन से जोड़ दिया। कनेक्टिविटी बेसिकली, ये कनेक्टेड है चाहे इंटरनेट के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, एक सीधी लाइन ऑफ ब्लॉकचेन। लेकिन अब डेवलपर्स इतने क्रिएटिव हो गए हैं कि ये लोग घुमा घुमा के गोल गोल ब्लॉकचेन्स भी बनाने लगे हैं, जैसे कि पोल्का डॉट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे बहुत सिंपली। अब ये ब्लॉकचेन वर्ड को ना थोड़ा इधर साइड में करते हैं, उसको ना और तोड़ के सिंपली समझते हैं कि भाई ये क्या है, विजुअली हमारी इस दुनिया में दिखती कैसी है ब्लॉकचेन। तो देखो, आपकी जो हर एक मशीन है ना, चाहे वो फोन है या आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, इन सब में जैसे आपके फोन में मेमोरी कार्ड होता है, पीसी में हार्ड डिस्क होती है, लैपटॉप में भी होती है, इन सब में डेटा स्टोर होता है, राइट। यानी ये कंप्यूटर्स की डायरी है, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर्ड है। अब आप इन सारी मशीन्स को नोड्स बुलाते हो, ठीक है। ये डेवलपर्स जो हैं ये इनको नोड्स बुलाते हैं, एक एक नोड, यानी आपकी एक एक कंप्यूटर की जो मशीन है ये नोड्स है। और ये सारी नोड्स अगर आप कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट कैसी होती है आपकी मशीन, मान लो आपके फोन में सिम है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, मेरे कंप्यूटर में इथरनेट डली हुई है तो ये भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, आपका लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया, तो हम सब ऑनलाइन आ गए और हम सब लोग कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे ब्लॉक्स या नोड्स हैं जो कनेक्ट हो गए और ये बन गई ब्लॉकचेन। अब क्योंकि आपका डेटा आपके फोन में या आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में या लैपटॉप में अपने मशीन में स्टोर्ड पड़ा है, तो कोई और बंदा आके आपका डेटा या कोई चीज ऑल्टर नहीं कर सकता है। और मजे की बात इस ब्लॉकचेन की क्या है कि आपकी जो भी आप इंफॉर्मेशन उस ब्लॉकचेन की स्टोर करते हो अपने ड्राइव में, वो सबकी मशीन्स पर सेम तरीके से स्टोर होती है। यानी कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट मेथड है। मान लो कि अगर मुझे पता है कि जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक छोटी सी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन का, तो उन्होंने बोला चलो ब्लॉकचेन पे हम करेंसी बना देते हैं। यानी अगर वो ब्लॉकचेन का डेटा मेरे कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, वही सेम डेटा आपके मोबाइल फोन में भी स्टोर्ड होगा अगर आप उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हो। यानी अगर मुझे पता है कि आपके पास 50 रुपए हैं, तो आपको भी पता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं, और ये चीज माइनर्स वेरीफाई करते हैं, जिस पर हम अभी 2 मिनट में आते हैं। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझाने का ये था कि अगर आपको ब्लॉकचेन डिस्ट्रॉय करनी है या बिटकॉइन को बंद कराना है जो कि ब्लॉकचेन पे है, तो आपको जो लोग उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं उनके हर एक के घर में जा जाके और सारी मशीनें तोड़नी पड़ेगी। पर आपको तो पता ही नहीं है वो कौन है, क्योंकि बिटकॉइन में सिर्फ एड्रेस लिख के आता है, बंदे का नाम लिख के आता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि चलो भाई पूरी दुनिया का इंटरनेट ही बंद कर देते हैं, ताकि ये मशीन जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये जुड़ेगी नहीं। पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी दुनिया में इतने ज्यादा होंगे कि पूरी दुनिया ही रुक जाएगी, तो वो हो नहीं सकता है। इसलिए यही खूबसूरती है ब्लॉकचेन या बिटकॉइन की कि आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना आप उसे बंद करवा सकते हैं, और यही एक हल्की सी झलक है और शुरुआत है वेब 3.0 की, जहां आप हर चीज के ओनर हो, ना कि आप प्रोडक्ट हो, जैसे फेसबुक ने आपको प्रोडक्ट बना रखा है अभी। लेकिन अब एक और चीज जो मेजर सवाल है कि क्या बिटकॉइन हैक हो सकता है? तो देखो मैं एक और आपको चीज बताता हूं, बिटकॉइन या ब्लॉकचेन बहुत ही डेमोक्रेसी टाइप की सिचुएशन है अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो तो। डिसेंट्रलाइज की बात मैंने पिछले एपिसोड में की थी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक पावर नहीं है जो उस चीज को गवर्न करता है। उस ब्लॉकचेन पे 51% लोग, मशीन्स या नोड्स, एक मशीन, 51% वोटिंग। अगर 51% लोग कह देंगे कि ये चीज सही है तो वो चीज हो जाएगी। अगर 51% लोग कह देंगे कि विजय के पास 100 बिटकॉइन है तो विजय के पास 100 बिटकॉइन है और वो उन्हें खर्च कर सकता है। तो सवाल अब ये है कि क्या हम 51% अटैक कर सकते हैं, या कोई कर सकता है, या कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो 51% मशीन्स अपनी लेके आ जाए और उस ब्लॉकचेन पे जोड़ दे और बोले कि हाँ बस अब ये होता है तो वही होगा। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो इससे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि जनवरी 2014 में जब बिटकॉइन की ना टोटल हैश रेट क्या होती है, जो माइनर्स होते हैं वो अपनी क्या है, अपने पीसी ले लेके आते हैं। जैसे कि आप अपना जीपीयू माइनिंग में लगा सकते हैं, मतलब आप अपना पीसी कुछ भी आप माइनिंग के लिए लगा सकते हो ब्लॉकचेन पे। तो अगर ऐसे बहुत सारे माइनर्स थे, जो एक वेबसाइट थी ghash.io, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो ghash.io इंसिडेंट, वो एक माइनिंग पूल था जिसपे बहुत सारे माइनर्स इकट्ठे हो गए और उस वक्त हैश रेट बहुत कम थी, उस टाइम बिटकॉइन इतना फेमस नहीं था, और वहां पे जो मशीन जुड़ी हुई थी वो लगभग 51% हो गई थी जो बिटकॉइन की पूरी कम्युनिटी की थी। लेकिन बिटकॉइन एक कम्युनिटी है, लोगों ने उसे शुरू से लेके अब तक बनाया है जो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इस कम्युनिटी की कोर वैल्यूज इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि जो लोग माइन कर रहे थे उस पूल पे, वो खुद उस पूल को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे काम में कंट्रीब्यूट करें जहां वो 51% अटैक हो। इनफैक्ट जो माइनिंग पूल भी था उन्होंने अपनी वेबसाइट शट ऑफ कर दी और आने वाली जनरेशन के लिए बोला कि आप इसे एक एग्जांपल की तरह समझें कि हम बिटकॉइन को 51% अटैक नहीं करेंगे या किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मेजर सवाल तो ये है कि दुनिया में सब लोग तो इतने अच्छे होते नहीं हैं। अब नए नए लोग बिटकॉइन या ब्लॉकचेन से जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर कभी ये इंसिडेंट हो सकता है। तो अब 2022 में 51% अटैक लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। वो बहुत अर्ली डेज की बात है जब हैश रेट सिर्फ 2 से 3 मिलियन हुआ करती थी। बिटकॉइन ने इसी साल अपनी हैश रेट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस साल बिटकॉइन का हैश रेट 2 मिलियन जो 2014 में था उससे पहुंच चुका है अब 246.31 मिलियन टेरा हैश रेट। और इतनी ज्यादा हैश रेट को हैक करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए जो एक खर्चा आएगा ना, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के लिए भी अफोर्ड करने वाली बात नहीं है। तो अब इतनी देर से मैं जो ये हैश रेट बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं चमक रहा होगा, वो भी मैं तुमको एकदम क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो देखो हैश रेट क्या होती है, ये बिटकॉइन माइनर्स से जुड़ी हुई एक टर्म है। बिटकॉइन माइनर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई तुम जो पैसा पे करने जा रहे हो वो तुम्हारे पास है कि नहीं है। मतलब तुम अगर कह रहे हो कि मेरे पास 1 बिटकॉइन है और मैं इस बंदे को 1 बिटकॉइन दे रहा हूँ, तो तुम्हारे पास वो बिटकॉइन है कि नहीं है। तो माइनर्स क्या करते हैं, वो भी इस ब्लॉकचेन पे अपनी मशीन्स लेके जाते हैं और वो भी एक नोड्स की तरह ही सर्व करते हैं, और वो इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका कंप्यूटर या उनका पीसी क्या करता है, एल्गोरिदम को रन करता है सॉफ्टवेयर पर, और वो सॉफ्टवेयर वेरीफाई करते हैं, यानी सेट ऑफ कैलकुलेशन से, कि ये जो चीज है वो सही है कि नहीं है। अब एक अच्छी मशीन या एक अच्छा कंप्यूटर होने के बावजूद बिटकॉइन माइनिंग
थोड़ा खर्चे वाली चीज है जिसमें बिजली लगती है। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे माइनर्स एक इंटरनेट पे पूल बनाते हैं और उस पूल पे वो सब इकट्ठे एक साथ एक जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि अब वो काफी पावर एफिशिएंट हो गया। यानी अगर मैं अपनी मशीन 100 लोगों के साथ जोड़ दूंगा तो बिटकॉइन का रूल है कि जो सबसे पहले वो सेट ऑफ कैलकुलेशन पूरी करता है और बताता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, उनको बिटकॉइन कम्युनिटी एक रिवॉर्ड देती है एज अ थैंक यू कि भाई तुमने हमारी ब्लॉकचेन को मेंटेन कर रखा है और आपने बताया कि ये ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, ये लो आपका हिस्सा। और इस तरीके से बिटकॉइन माइनर्स को रिवॉर्ड्स मिलता रहता है और वो इस ब्लॉकचेन को सस्टेन करते रहते हैं। अब रही बात यह कि इन सारे माइनर्स ने उस वक्त 51% अटैक के लिए क्यों अपने वो हटा लिए थे, उसके पीछे एक मोटा लॉजिक भी है कि सच बात तो ये है कि अगर वो 51% अटैक कर भी लेते तो उससे फायदा क्या होता है कि आप डबल स्पेंडिंग कर सकते हो। यानी वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे ऑल्टर ये कर सकते थे कि वो एक ही बिटकॉइन को बार बार खर्च करते रहते, लेकिन सच्चाई ये है कि डबल स्पेंडिंग से वो उतना पैसा नहीं बना पाते जितना वो लेजिटिमेटली 51% पे माइनिंग करके बना सकते थे। सो बिटकॉइन को 51% अगर माइनर्स अटैक कर भी ले तो ये उनके लिए कोई उतनी फायदे की डील है नहीं, इसलिए ये ऑफर वैसे इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रह जाता कि एक बंदा इतना खर्चा करके वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हैक करे। अब माइनिंग की इतनी बात हो ही गई है तो ये भी बता देता हूँ कि पिछले 3-4 साल से माइनिंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगी क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। इनफैक्ट रशिया जैसी कंट्रीज तो खुद अपने फार्म्स लगा के बिटकॉइन माइन करने लगे हैं। इनफैक्ट गेमर्स भी माइन करने लगे हैं और मैं खुद पिछले 3 साल से अपने गेमिंग जीपीयूज और पीसी से बिटकॉइन और इथेरियम माइन कर रहा हूं। अब माइनिंग और बिटकॉइन कमाने की इतनी बातें हो गई है तो सीधा मेन मुद्दे की बात कर ही लेते हैं कि क्या आप घर बैठे तुरंत पैसे कमाना चालू कर सकते हैं इस चीज से। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप इस वीडियो के तुरंत बाद से पैसे कमाना चालू कर सकते हो। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो इस वक्त एक पीसी या लैपटॉप से देख रहे हो तो बिल्कुल हाँ है। अगर आप मोबाइल फोन से भी देख रहे हो तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास घर में एक लैपटॉप तो होगा। तो अगर है तो बिल्कुल आप इस चीज से चालू करें। एक वेबसाइट है nicehash.com, ये एक माइनिंग पूल है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे माइनर्स एक पूल बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उस पर आके एक साथ माइन करते हैं। उसी तरीके से nicehash.com ये एक माइनिंग पूल है। अगर आपके पास गेमिंग पीसी है तो आराम से आप एक ठीक ठाक अमाउंट तो हर मंथ माइन करोगे ही करोगे। आपका कंप्यूटर लैपटॉप पीसी इस वक्त घर में फालतू ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, आप इस मशीन को काम पे लगाओ क्योंकि मशीन एक तो कभी थकती नहीं है और आप महीने के अगर 500, 1000, 1500 रुपए भी एक्स्ट्रा बना रहे हो ना तो फ्री क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने मेहनत नहीं की है उसके लिए। अब नाइस हैश का माइनिंग सेटअप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी एक अलग से इसका भी पूरा वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आपको ये सेटअप आपको यूट्यूब पे खुद सर्च करके देखना होगा। बहुत बेसिक है, बस डाउनलोड डबल क्लिक और बस हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, कोई मतलब आपको लगता है कि अगर माइनिंग में बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ये होता है, कुछ नहीं होता है। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है। मैं इतनी देर से कह रहा था कि माइनर्स को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, वो उनको नहीं करनी होती, वो कंप्यूटर को करनी होती है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, आप डबल क्लिक दबाते हो, मतलब आपको बेसिकली एक बटन अपना घर का स्विच चालू करना है, कंप्यूटर चालू करना है, डबल क्लिक दबाना है और बस कमाई हो गई चालू। इतना सिंपल है ये कमाना। तो ये चीज मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये अपॉर्चुनिटी खोएं, आप तुरंत चालू करें। अब ये तो हो गई छोटी मोटी कमाई की बात फॉर कॉलेज या मतलब स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि भाई एक कंप्यूटर, एक जीपीयू, गेमिंग पीसी, कुछ पढ़ाई है, मोबाइल फोन वगैरह, तो उसके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस नोड पे जाके एक सेट ऑफ कैलकुलेशन अपने मशीन के थ्रू करके। लेकिन अगर आपको मोटा पैसा बनाना है तो उसका कोई तरीका है इसमें। तो देखो, अगर आपके पास ना कुछ पैसे मतलब 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, देखो मैंने बोला मोटी कमाई तो थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर पड़े हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आपकी जरूरत के लिए नहीं है, वो ऐसे पैसे नहीं है जो आपने अपने किसी चीज के लिए बचाए थे, या मतलब बस ऐसे पैसे हैं वो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है और आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आप मल्टीपल जीपीयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप वो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार प्रॉफिटेबिलिटी देखें what2mine.com पे जाके कि कौन सी करेंसीज प्रॉफिटेबल है, चाहे वो बिटकॉइन हो और भी ऑल्ट कॉइन्स, काफी चीजें होती है। और आप अच्छे खासे जीपीयू लगा के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से माइनिंग में बना सकते हैं अगर आप अच्छे खासे जीपीयूज का सेटअप कर लें। ये इन्वेस्टमेंट कॉस्टली होता है, हर एक के लिए नहीं होता है ये, क्योंकि आपको होल्ड करके रखना होता है। जब प्राइसेस सही आते हैं आप तभी बेचते हो, बाकी तक आप उसको ऐसे ही माइन करते रहते हो। इसलिए ये थोड़ा सा रिस्क की तरफ चला जाता है। एक बड़ा पैसा लगाना
लगाना। मैंने किया है, लेकिन मैंने काफी कैलकुलेशन, काफी रिसर्च करके अपना पैसा डाला था। और इथीरियम सबसे अब बंद हो गया। इथीरियम सबसे प्रॉफिटेबल करेंसी थी, इसलिए पिछले 1.5 साल से मैंने वही माइन किया है। अब नहीं है तो मैं बिटकॉइन पे लगा दिए अपने। तो आपके पास कोई बड़ी अमाउंट पड़ी है और वो आपकी जरूरत के लिए नहीं है तो लगाएं। अगर जरूरत के लिए है तो मेरी एडवाइस होगी आप ना लगाएं, क्योंकि बड़ी अमाउंट में रिस्क ज्यादा होता है, आपको पैसे चाहिए होते हैं। अगर आपका इन्वेस्टिंग प्लान 3-4 साल का है तो उसके लिए सही है। और महीने की 30 से 40 हजार की पैसिव इनकम बहुत बढ़िया है एक रियल एस्टेट से, जिसमें बहुत सरदर्दी होता है, सब कुछ होता है, मकान किराए, ये सब कुछ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2.5-3 साल से मैंने किया है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माइनिंग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए इन्वेस्टिंग का। rather than मैं जाके घर खरीदता लाखों का, 20-30-40 लाख, उसका मुश्किल से 10-15 हजार रेंट आता है, उससे ज्यादा आप यहाँ पे बना लेते हो आराम से। आपको सिर्फ अपना लैपटॉप या पीसी ऑन करके छोड़ना है और वो बन गया नोड ब्लॉकचेन का। अब आप कमाओ पैसे। और आपको स्टूडेंट हो वगैरह हो तो ज्यादा बड़ा पीसी जीपीयू खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास गेमिंग पीसी जो कुछ भी है उसको लगाओ, लैपटॉप भी है तो उसको भी लगाओ, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस कभी कम नहीं होने वाली। वो चाहे ऊपर जाके कितना भी नीचे गिर जाए, उसको एक दिन ऊपर जाना ही है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है और वो हर वक्त कम ही हो रहे हैं। तो अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं जिसके लिए और लोग बैठ के देख रहे हैं, बिटकॉइन इन्वेस्टिंग, जिसकी कहानी हमने पिछले 2-3 साल में तो बहुत सुनी है कि लोगों ने बिटकॉइन में लगाए और प्राइसेस आए और खूब लोगों ने लाखों बनाए। अब सच बात बताऊं तो बहुत लोगों के बने भी हैं और बहुत लोगों ने अपने पैसे खोए भी हैं। ठीक है, 98% जनता जो है वो गैम्बल करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। 98% जनता पैसा खोती है क्योंकि वो सट्टा लगाती है। उनको फोमो होता है, उनको लगता है बाकियों के बन गए, मैं भी अभी के अभी डालूंगा, अब भी ऊपर जा रहा है। और जैसे ही वो ऊपर जा रहा होता है लोग डालते हैं और नीचे गिर जाता है। ये क्या प्लान्ड होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो, जो लोग अपने पैसे बनाते हैं वो, अब जैसे मार्केट अभी क्रैश है तो मार्केट अभी क्रैश्ड है। इस वक्त प्राइसेस बिटकॉइन, इथीरियम, आप कोई भी करेंसी उठा लो, उनके डिस्काउंट पे आए पड़े हैं। मार्केट पूरा नीचे गिरा पड़ा है। अभी किसी को पैसा नहीं डालना होता है, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा होता है ना, बहुत ऊपर पहुंच चुका होता है, जब तक सब तक न्यूज आ चुकी होती है, तब सबको पैसे डालने होते हैं। उस वक्त जो पैसा डालता है ना, जो वो ऊपर जा रहा होता है, वो पक्का अपने पैसे खोता ही है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल ही नहीं है, वो एक गैम्बल है कि ऊपर गया तो मैं बना लूंगा। इन्वेस्टिंग का ये फंडा नहीं है। एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है एक बुक का, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। मैंने वो बुक पढ़ी है। इन्वेस्टिंग में आपको पैसे सिजो के रखने होते हैं। जब प्राइस डिस्काउंटेड चल रहा होता है, बिना इमोशन के, अगर आप उस टेक्नोलॉजी, उस कंपनी, जो भी चीज है आप जिसमें इन्वेस्ट करो, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, तो वो जब डिस्काउंट पे चल रहा है जैसे कि अभी है, आप उसको तब खरीदो। 1-1.5 साल आप उसको लगा के रखो। प्राइसेस आने होते हैं, जब प्राइसेस आते हैं तो वो इन्वेस्टर्स अपने पैसा बना के निकल जाते हैं, और उस टाइम पे बाकी लोगों को जब न्यूज पहुंचती है कि इन लोगों के पैसे बन गए, वो लोग आके अपना डालते हैं। उसी टाइम पे वो चीज ओवर प्राइस हो जाती है और वो तुरंत क्रैश हो जाता है। ये फंडामेंटल है, यही साइकिल है मार्केट का, ऊपर नीचे चलता रहता है। आपको उसमें खुद यूज नहीं होना है, आपको मार्केट की साइकिल को यूज करना है, क्योंकि मार्केट ना तो सीधा एक डायरेक्शन में नीचे जाएगा, ना वो सिर्फ ऊपर जाएगा। का नेचर ही यही है कि वो इसी तरीके से ऊपर नीचे चलता है। लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि मैं या आप या कोई भी बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसका रीजन भी, इसका लॉजिकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल सारे रीजंस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी मार्केट में चलते हैं पेपर नोट्स, और हमको पैसे की सिर्फ यही डेफिनेशन समझ आती है। हमको लगता है ये नोटों की गड्डी ही पैसा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो नोटों की गड्डी कचरा है। अगर कल को गवर्नमेंट ये बोल देती है कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से, यानी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हमने देखा कैसे रातों रात वो नोटों की गड्डी कचरा बन गई थी, वापस जाके बैंक को देना पड़ा। इन रियलिटी ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास नोटों की कितनी गड्डी बैंक में आपने भर के रख रखी है। ऊपर से आपने अभी सुना होगा, जब से यूएसए में इन्फ्लेशन चालू हुआ है, दुनिया की तमाम गवर्नमेंट नोट पे नोट छापी जा रही है। और जैसे जैसे ये अपने नोट्स प्रिंट करते जाते हैं कंट्री में, वैसे वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। यानी आप अपने अकाउंट में शायद 1 लाख रुपए भर के बैठे हो, और अगर आप यही पैसे लेके किसी और कंट्री में जाओगे, चाहे श्रीलंका तो नहीं, चलो उसकी तो हालत और भी खराब है, उन्होंने भी ज्यादा नोट प्रिंट करके वैसे ही चुदाव कर रखा है। आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए जिसकी इकोनॉमी चाइना वगैरह हमसे बेटर है या हमारे जो स्ट्रांग है, तो हो सकता है अगर आप इस साल वो 1 लाख रुपए लेके जाओ तो 1 लाख रुपए हो, लेकिन आप अगले साल फिर से वो 1 लाख रुपए लेके जाओगे तो हो सकता है वो 50,000 रुपए ही हो। यानी आपको लग रहा है आपके पास 1 लाख रुपए हैं, पर यूनिवर्सल लेवल पे उन पैसों की वैल्यू घटती चली जा रही है। आपने सुना होगा कि रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिरता जा रहा है, या डॉलर जो है वो और महंगा होता जा रहा है। ये कारण है इन्फ्लेशन का। तो क्या पेपर नोट्स गलत हैं? ना, वो जो है सो है। और जैसे आरबीआई कहता है बिटकॉइन बुरा है, ये तो क्या मतलब बिटकॉइन बुरा है? नहीं, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन
इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी जो है सो है। ये जो पेपर नोट्स की इनकम्पिटेंस है या वो जो लैक कर रही है कि वो गोल्ड सिल्वर या बिटकॉइन से जो कम्पीट नहीं कर पा रही है, वो पेपर नोट्स की अपनी खुद की दिक्कत है, क्योंकि वो डिजाइन ही सही तरीके से नहीं हो रखी, उनकी फंडामेंटल्स ही खराब है। ये लोग मार्केट में जितनी मर्जी उतनी नोट तो प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिटकॉइन गोल्ड और सिल्वर के साथ नहीं है। दुनिया में गोल्ड उतना ही है जितना वो जमीन में से निकल सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं बनेगा। सिल्वर के साथ भी यही है और बिटकॉइन के साथ भी यही है कि वो भी सिर्फ 21 मिलियन ही है, उससे इतना आना भी वो कभी एक ज्यादा नहीं होना है। तो जो चीज कम होती जाती है ना टाइम के साथ, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन नोट बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि और प्रिंट कर देते हैं। आप सोना निकाल लेते हो जमीन में से तो वो कम होता जाता है। ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन में भी एक हाल्विंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हर साल जो माइनर्स हैं वो जो माइन कर रहे हैं उसके वो आधे होते जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन, ये वैल्यू में एप्रिशिएट होते जाते हैं। लेकिन पेपर नोट्स जो कि एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं वो डेप्रिशिएट होते जाते हैं, उनकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो अब लास्ट और फाइनल सवाल बचा ये कि गोल्ड सिल्वर या बिटकॉइन क्या है फिर सबसे बेटर। सही बात तो ये है, हु केयर्स। सही सवाल ये है कि तुम्हारे पास कितना है, चाहे जो भी हो। हाउ मच डू यू हैव, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। अगर तुमको गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स और उनकी करेंसी पे भरोसा है तो आप अपने पेपर नोट्स को अकाउंट में भर के रख सकते हैं। अगर नहीं तो बाय बिटकॉइन, गोल्ड या सिल्वर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी एक्सचेंज का जो मैं यूज करता हूँ, ये कोई प्रोमो नहीं है, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको भी फायदा होगा रेफरल कोड यूज करके और मुझे भी फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि एल्गोरिदम को लगेगा यूट्यूब की कि ये वीडियो अच्छा है और वो फिर हम जैसे और अच्छे लोगों को दिखाएगा। अगर आपके इस वीडियो से कोई सवाल है या कोई चीज़ है जो क्लियर नहीं हुई है, आप उस पर कोई इन डेप्थ वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट फ्राइडे मैं फिर से यहीं पे वीडियो अपलोड करूंगा, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा जब मैं पोस्ट करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा तो आपके ब्रेन में और इन्फॉर्मेशन वो कचरा हो जाएगा जो मैंने अभी तक बताया। तो या विजय सारन साइनिंग ऑफ।